नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महामहिम केजरीवाल जी के इन्वेस्टिगेशन की। केजरीवाल जी एक आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, ऐसा उनका क्लेम है। केजरीवाल जी का ये कहना है कि मैं टैक्सेस के विषय में बहुत अच्छे से जानता हूँ, इकोनॉमिक फ्रॉड के विषय में बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी पूरी टीम ने ये घोषणाएं भी की हैं कि केजरीवाल जी को, चूंकि वो खुद आईआरएस हैं और उन्होंने अगर फाइलें देखी हैं तो इसका मतलब है उन्होंने सही देखी होगी, उन्होंने जांच कर ली है, उन्होंने जांच करने के बाद ब्ला 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 ब्ला। दूसरा विषय हम लेने वाले हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल विंची को जिस प्रकार से ईडी का सम्मन आया है, नोटिस आया है और उनको बुलाया है, उस विषय पर जो उन्होंने यंग इंडियंस नाम की कंपनी 2010 में बनाई थी, यंग इंडियंस का 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से वो 800 करोड़ की कंपनी हो गई। कब? सिर्फ 12 साल में। आपने कभी इतनी ग्रोथ देखी है भाई? 5 लाख रुपए की कंपनी और 800 करोड़ रुपए उसकी वर्थ हो जाए। दो बातें। तीसरी, जो सतेंद्र जैन को अभी ईडी ने हिरासत में लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनकी पूछताछ चल रही है, उसके मामले में सतेंद्र जैन ने ईडी के मतलब सीबीआई कोर्ट में जो एप्लीकेशन किया था उसको ग्रांट कर दिया सीबीआई कोर्ट ने, और उन्होंने ग्रांट करते हुए सतेंद्र जैन को रिलीफ दे दिया, जिसके अगेंस्ट में ईडी अब हाईकोर्ट गई है और हाईकोर्ट ने उस मामले को वेकेशन के बावजूद सुनने के लिए वो एग्री हो गए हैं। इन तीनों विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहला विषय हम लोग ले लेते हैं नेशनल हेराल्ड का मामला। अब नेशनल हेराल्ड नेहरू जी ने शुरू किया था और नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड शुरू करते हुए उस समय एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जिसको नाम दिया गया, ऐसी एक प्रेस कंपनी खोली थी जिसका काम था देश को सूचनाएं प्रोवाइड करना। लेकिन स्वतंत्र भारत में मैंने नेशनल हेराल्ड नाम का कोई अखबार नहीं देखा, कोई न्यूज़पेपर नहीं देखा, कोई चैनल नहीं देखा और कहीं देखा नहीं, लेकिन वो चल रहा है। खैर, ऐसा कहते हैं 2008 में उसके ऑपरेशंस लगभग बंद हो गए थे और एक सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल विंची ने मिलकर, या इनकी जो उसमें ओनरशिप में यंग इंडियंस नाम की एक नई कंपनी खोली गई थी जिसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था और 1 करोड़ रुपया उसमें लोन लिया गया था। 1 करोड़ रुपया लोन का मतलब है कि उसको कैसे बढ़ाया जाएगा या उस पर काम करना शुरू किया जाए। मुझे समझ नहीं आया कि कांग्रेस को इसकी जरूरत क्या पड़ गई, पहली बात। दूसरी बात यह आई कि जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टियां थीं या जो पंचकुला की प्रॉपर्टियां हैं, दिल्ली की प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टियां अलॉटमेंट उस समय कांग्रेस की चूंकि सरकार थी 2010 में, उस समय यंग इंडियंस को किया गया और जो प्रॉपर्टियां यंग इंडियंस को दिया गया उसमें कोई न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी तो नहीं खोली गई, लेकिन उनको कॉमर्शियलाइज जरूर किया गया, उनको रेंट पर उठाकर पैसा बनाया गया। जो सरकार ने भारत में, यानी कि सरकार भले ही उनकी थी लेकिन आफ्टर ऑल सरकार तो लोगों की ही होती है, पैसा तो हमारा ही होता है, इसलिए सरकार ने लोगों को सूचनाएं स्प्रेड आउट करने के लिए वो जमीन दी थी जैसे बाकी न्यूज एजेंसियों को देती है, लेकिन उसको उन्होंने कॉमर्शियलाइज करके पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया गया। और ईडी का ऐसा दावा है कि 5 लाख रुपए की बर्थ की खुली हुई कंपनी आज 800 करोड़ रुपए की कंपनी है, तो आपको यह जरूर बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा न्यूज का व्यापार कर लिया कि 10-12 साल में ही वो कंपनी 5 लाख से 800 करोड़ पर पहुंच गई। अभी यह भी पता नहीं है कि 1 करोड़ रुपया जो लोन लिया गया था, उसमें इन्वेस्टमेंट लिया गया था, वो 1 करोड़ रुपया वापस हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 800 करोड़। आप सोच सकते, हमारे देश के अंदर एक बात हमेशा से लोगों के जहन में रही है और हर एक रिक्शे वाले से लेकर, यानी कि जो पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति है, वहां से लेकर हर एक ईमानदार एक प्रश्न जरूर करता रहा, और वो प्रश्न ये है कि नेताओं के आने के बाद इनकी प्रॉपर्टियों में इतनी ग्रोथ कैसे हो जाती है। ये जिस समय चुनाव लड़ने आते हैं उस समय चंदे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद सरकार में शामिल होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टियां 5 साल में इतनी तेज उछाल कैसे मारती हैं। अब इसमें दो बातें, एक तो यह है कि भाई चंदा इकट्ठा होता है, तो चंदा तो पार्टी का इकट्ठा होता है, करोड़ रुपया उनको चंदा मिला,
किसी व्यक्ति को नहीं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, किसी मुख्यमंत्री को नहीं, किसी नेता को नहीं। प्रधानमंत्री आज भी छोटे से घर के मालिक हैं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री आज भी मठ में ही रहते हैं, उनका अपना कोई पर्सनल अकाउंट नहीं, उनके पास कोई पैसा नहीं। तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री वगैरह ने अपना एक प्रेसिडेंट तय किया है और ये स्थापित किया है और तय किया है कि हम उसके लाभार्थी नहीं होंगे। हमें कोई लाभ कोई दिखाए कि हमने क्या लाभ लिया है सरकार के रहते तो प्रूफ करे। ऐसी सिचुएशन बना दी गई है। लेकिन सोनिया परिवार की कांग्रेस की वर्थ नहीं बढ़ी, वर्थ बढ़ी परिवार की। यानी कि पार्टी को चंदा नहीं मिला, पैसा मिला लोगों को, पैसा मिला सोनिया परिवार को, नेहरू गांधी नकली गांधी परिवार को। तो ये पैसा कहां से आया, इतनी ग्रोथ कैसे होगी, ऐसे व्यापार कौन से ये करते हैं, ये हमारे देश में एक सामान्य प्रश्न है और हर व्यक्ति इस बात से कुंठित रहता है। हर व्यक्ति के सामने ये समस्या है, हर व्यक्ति इस बात को लेकर जानना चाहता है और हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई नेताओं की इतनी ग्रोथ हो रही है, इसके पीछे कोई करप्शन क्यों नहीं देखता, इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती, इनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं होते। नरेंद्र मोदी सरकार के बैठने के बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई शुरू की। नेताओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दाखिल करने शुरू किए कि भाई आय से अधिक संपत्ति कहां से आ गई। अगर आप कोई नेता हैं, कोई मिनिस्टर हैं, तो आपकी एक पार्टिकुलर सैलरी 2-3 लाख रुपए होगी सारा मिलाकर। और फिर आपके जो फंड आते हैं सरकार के, वो फंड तो पब्लिक के लिए होते हैं, वो तो जनता में खर्च होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति को 1-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती हो, साल में 20 लाख रुपए मैक्सिमम मिलता हो, 5 साल में 1 करोड़ रुपया उसको मिल पाता हो, उसकी आय जिस समय वो चुनाव लड़ने जाता है वो 20 लाख रुपए का होता है और चुनाव लड़कर जब अगले चुनाव में जाता है तो वो 20 करोड़ का कैसे हो जाता है। नोन आय, अननोन का कुछ पता नहीं। बेनामी ट्रांजैक्शंस कहां से आ जाते हैं, बेनामी संपत्तियां कहां से आ जाती हैं। अब क्या सोनिया परिवार को जिस तरह से हाय तौबा चल रही है, क्या सोनिया परिवार भारत के आम नागरिक कि जो नियम लागू होते हैं उससे बाहर है? क्या पॉलिटिशियंस को बाहर रखा जाए? ये तो देश की आम जनता की डिमांड है कि सभी को अंदर किया जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या फिर कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, एनसीपी के, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी के नीतीश कुमार, कोई भी देश में हो, सबको एक हिसाब तो देना पड़ेगा। अगर आप हिसाब देना नहीं चाहते तो आपको पॉलिटिक्स में आने का अधिकार नहीं। ये मोदी सरकार ने एक प्रेसिडेंट भारत में तय कर दिया। अब बात आती है सत्येंद्र जैन की। तो सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल जी ने बहुत पहले कह दिया था, से 6 महीने पहले। कल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है और बीजेपी करेगी, कोई एजेंसी नहीं करेगी, बीजेपी करेगी। दूसरा, उन्होंने एक और भविष्यवाणी कर दी। उस भविष्यवाणी में उन्होंने ये कह दिया कि देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया का कल से आज तक कोई बयान नहीं आया। मनीष सिसोदिया ने कोई डिफेंड नहीं किया, केजरीवाल उनको डिफेंड कर रहे हैं। केजरीवाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईआरएस रहे हैं, इकोनॉमिक मामलों को अच्छे जानते हैं, इकोनॉमिक विंग्स को अच्छे जानते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड्स को अच्छे जानते हैं, और ईडी, सीबीआई या जो इकोनॉमिक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के मामले में भी वो अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए सत्येंद्र जैन के मामले को सामने आने के बाद, जो एफआईआर हुई, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसके बाद उनको पूर्ण रूप से एहसास हो गया होगा कि सत्येंद्र जैन बचने वाले नहीं हैं। अब क्या जो एक राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि अगर आपको लगे कि आप बच नहीं सकते तो रायता फैला दीजिए। अब उन्होंने रायता फैलाने की उस समय कोशिश की कि केंद्र सरकार उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए मोदी जी के ऊपर उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर एजुकेशन में जो वो क्लेम करते हैं उसमें 2000 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ के घोटाले के विषय में एफआईआर दर्ज हो गई हैं। एंड वो जो एसीबी है उस पर मुकदमा उसको दे दिया गया है। एसीबी ने नोटिस कर दिया है। जिन लोगों ने ये इन्वेस्टिगेट करके या आरटीआई डालकर जो चीजें मान जानने की कोशिश की कि 5-7 लाख रुपए में जो रूम बन सकता है, टीन टप्पड़ पड़ा हुआ है, जो स्टील की वो लोहे की शीटें डालकर बनाया गया है, उसको 28 से 30 लाख रुपए में कैसे बनाया गया।
आप समझते हैं 28-30 लाख रुपए में दिल्ली में एक कमरा नहीं, एक मकान बन जाता है बहुत बड़ा। और ये कमरा तो वहां जो लोहे की शीट है, लोहे की शीट डालकर बनाएगी, यानी कि टीन छाकर बनाएगी, और उसकी कीमत बताएगी 28 से 30 लाख रुपए। तो आप सोच सकते हैं कि सोचना तो पड़ेगा ही कि आखिर 28 लाख रुपए, 25 लाख मानू, 30 लाख रुपए मानू, एक कमरे में 28 से 30 लाख रुपए कहां कैसे खर्च हुआ होगा, कैसे बना होगा। जमीन उनको लेनी नहीं थी, सैंक्शन उनको कहीं से लेनी नहीं थी, करप्शन को भी पैसा नहीं देना था। जैसे लोग कहते हैं एमसीडी को देना पड़ता है, इसको उसको देना पड़ता है, अगर दिल्ली में मकान बनाओ, तो वो भी कुछ उनको देना नहीं था। जमीन देनी नहीं थी उनको, अलग से कोई कर्मचारी लगाना नहीं था, केवल मटेरियल ही लगना था। और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो स्कूल के प्रधान अध्यापक रहते हैं, स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी रहती है, वो कमेटी उसको ऑब्जर्व करने वाली थी। केवल ठेकेदार को ठेका देकर उसको बनाना था। तो 28 लाख रुपए में तो पूरा स्कूल बन सकता था, जब जमीन आपको ना खरीदनी हो। तो फिर कहां 28 लाख खर्च हुए, इस बात को लेकर जब 2000 करोड़ रुपए का एसीबी के पास केस गया और एसीबी ने नोटिस करके एविडेंस मांग लिए, तो ये बात केजरीवाल को बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो खुद इकोनॉमिस्ट हैं, कि अब मनीष सिसोदिया भी बचने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना पड़ेगा। और सत्येंद्र जैन के मामले में उनको मालूम है कि वो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बचाव का एक रास्ता जो पॉलिटिकल होता है कि आप मर्डर भी कर दीजिए, तो साथ में मुकदमा जब भी होता है, तो मैंने कोर्ट में देखा है कि मर्डर करने वाला भी ये कहता है कि साहब ये मेरे पर पॉलिटिकल चार्ज लगाए गए, मरने वाला मर गया और आप कहते हैं पॉलिटिकल चार्ज लगाए गए। ये हमारे देश की विडंबना है। तो अगर सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति रखते हैं, 200 एकड़ जमीन केरला में खरीदते हैं, कोलकाता की शेल कंपनी के माध्यम से पैसा लेते हैं, 14 करोड़ 14.5 करोड़ रुपया उनके पास जो कैश की बात उन्होंने कही, स्वयं स्वीकार की है, उस पर उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि जो हमारे पास पैसा पकड़ा गया उस पर आप इनकम टैक्स ले लीजिए। सोर्स बताइए कि आपके पास पैसा आया कहां से। इनकम टैक्स मत ले लीजिए, सोर्स बताइए कि आपके पास पैसा आया कहां से। इस बात को लेकर ईडी के अगेंस्ट में वो सीबीआई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन किया कि हमें सब लॉयर साथ में बैठाया जाए। हालांकि सीबीआई कोर्ट ने लॉयर बिठाने की अनुमति भी दे दी। तो सीबीआई कोर्ट ने जब लॉयर बिठाने की अनुमति दे दी, तो हाई कोर्ट में ईडी गई है और ईडी ने यह कहा है कि जो तरीका है लॉयर को बिठाने का, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई रूलिंगों में है कि भाई दिन में एक बार लॉयर से आप मिल लीजिए, दिन में 2 बार लॉयर से मिल लीजिए, लेकिन लॉयर परमानेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैठेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो चूंकि कोर्ट ने अनुमति दे दी है, इसलिए हाई कोर्ट में मामला गया है और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें इनसे बात करने के लिए अलग से एक्सक्लूसिव, क्योंकि जब ईडी बात करती है तो फंसाती है, फंसाती से मतलब कुछ झूठ सच बोलकर सच उगलवाती है और एविडेंसेस लेकर आती है। अब ये कहते हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकली पकड़ा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया बहुत अच्छा काम कर रहे थे या सत्येंद्र जैन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारियां पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हैं और ये पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी को खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है जिसमें मोदी जी इन्वॉल्व हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम, चूंकि एक वो मुख्यमंत्री हैं, उनको अच्छे से मालूम होगा। हमारे यहाँ के लीगल सिस्टम में आप एक छोटी सी एफआईआर एनसीआर भी दर्ज करवाते हैं तो उसकी क्वेश्चन के लिए व्यवस्था है। एफआईआर क्वेश्चन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप अगर सम्मन हो गया है तो सम्मन क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, अगर आपके वारंट हो गए हैं तो वारंट क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। मामला लेकिन होना चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर होना चाहिए और आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कि भाई हमारे खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसका कोई आधार, कोई बेस नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो गिरफ्तारी होते समय जो चालान दाखिल किया होगा, क्योंकि गिरफ्तारी हमारे यहाँ का नियम कानून भारत में यह है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की गई है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना होगा और 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करके अगर अब रिमांड लेनी है तो मैजिस्ट्रेट से अनुमति चाहिए होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या किसी भी एजेंसी को, किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने साथ रखने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा पाया गया तो अरेस्ट ही इलीगल मानी जाएगी। इसमें लाने ले जाने का समय शामिल नहीं है, सेक्शन 167 सीआरपीसी ऐसा कहता है। तो फिर सत्येंद्र जैन कोर्ट के सामने गए होंगे, कोर्ट के सामने आप एफआईआर क्वैश लगा सकते थे, आप अरेस्ट को क्वैश करवा सकते थे, आप अरेस्ट स्टे ले सकते थे, आप इसके अतिरिक्त
कोर्ट से बेल ले सकते थे, अग्रिम बेल ले सकते थे, अभी जब गिरफ्तारी हो गई तो बेल मांग सकते थे, हाई कोर्ट से बेल मांग सकते थे, सुप्रीम कोर्ट से बेल मांग सकते थे। कितने ही मामले महाराष्ट्र सरकार ने दाखिल किए थे, वो कंगना रनावत के खिलाफ मामले हों, वो अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मामले हों, या बहुत सारे ऐसे लोग, महाराष्ट्र में तो ये गेम पुराना है कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है तो महाराष्ट्र सरकार उस पर फर्जी मुकदमे दाखिल करती है। जो फर्जी मुकदमे लगाए गए उनमें हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, और इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और अगर गिरफ्तारी भी हुई भी तो वो 24-23 घंटे की, 50 घंटे की गिरफ्तारी हुई, इससे ज्यादा की कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय मुकदमा दाखिल किया गया उस समय मुकदमा चूंकि राजनीति से प्रेरित था, दुश्मनी के तहत वो मुकदमे दाखिल किए गए थे, इसलिए उनमें रास्ते नहीं थे। भाई हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति है, आपके जैसा भारत में सामान्य व्यक्ति है, हाई कोर्ट जाने से उसको डर लगेगा, हाई कोर्ट जाने से उसको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, उसको क्वेश्चन के लिए वकील करने पड़ेंगे, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन केजरीवाल जी के पास तो मुझे नहीं लगता कि संसाधनों की कोई कमी है, सत्येंद्र जैन के पास तो मुझे नहीं लगता संसाधनों की कोई कमी है, और ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इनके पास तो कोई ऐसी कमी नहीं है कि ये संसाधनों की कमी हो, व्यक्तियों की कमी हो। इसलिए आप ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के बजाय अगर कोर्ट में गए होते और कोर्ट के सामने जो सत्यता आप जानते हैं अगर आपके पास थी तो आपको एविडेंस देने चाहिए थे, और आप अगर केंद्र सरकार ने उसमें इन्वॉल्वमेंट था तो आप केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसा कहते। अभी आप कहते हैं कि मेरे पास पुख्ता सूत्रों से पता लगा है कि ऐसा ऐसा केंद्र सरकार करने जा रही है। आपको पुख्ता सूत्रों से नहीं पता लगा, आप स्वयं एक इकोनॉमिस्ट हैं, इसलिए आपको मालूम है कि इन मामलों में अब बचत नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में अब राजनीति दूसरे प्रकार की शुरू हो चुकी है, और अब जो राजनीति भारत में चल रही है उस राजनीति में बचाव संभव नहीं है। जितना जो हो सकता है, मैं नहीं कहता कि 100% करप्शन खत्म हो रहा है, मैं कहता हूं 20% खत्म हो रहा है, 30% खत्म हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा, भले ही ये तय हो जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कल दूसरी सरकार बैठ गई बाई चांस, तो फिर इनमें से कुछ लोग करप्शन जो कर रहे होंगे उनके ऊपर भी मुकदमे जाएंगे। तो वो आज सोचेंगे कि जब हमारी सरकार ऐसा कर रही है, मोदी जी जब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो कोई दूसरा मेरे बाद आने वाला होगा तो फिर वो हमें भी जेल भेज सकता है। इसलिए बहुत सावधानी से काम करना चाहिए और करप्शन नहीं करना चाहिए। करप्शन न करने में ज्यादा लाभ है, करप्शन करने से जेल जाना तय हो जाएगा, क्योंकि भारत की राजनीति बदल चुकी है। वो राजनीति नहीं रही कि तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं, यानी कि पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को बचाने का काम करें कि आज हम सत्ता में हैं तो तुम्हें बचा लेंगे, कल तुम सत्ता में हो तो हमें बचाना। बाहर जनता को समझाने के लिए गालियां देंगे, पार्लियामेंट में एक दूसरे से बहस करेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे नहीं करेंगे। जैसा कि केजरीवाल जी के पास शीला दीक्षित जी के लिए बहुत बड़े 700 पन्नों की एक चार्जशीट थी, 700 पन्नों के एविडेंसेस थे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा और उन्होंने कोई कांग्रेसी के ऊपर मुकदमा दाखिल नहीं किया। हालांकि उन्होंने डीडीसीए के मामले में और डीडीसीए के मामले में लगातार उस समय अरुण जेटली जी को क्वेश्चन किया था, कपिल सिब्बल जी को क्वेश्चन किया था, तो उन मामलों में उन्होंने हाथ जोड़कर माफियां भी मांगी थी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, और उन मामलों में मानहानि का मुकदमा हो गया था। तो भाई मानहानि के मुकदमे आप भी कर सकते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे आप भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर इस प्रक्रिया से कोई निखर कर आता है, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस सरकार ने कितने ही मुकदमे 2004 से लेकर 2013 तक कितने ही मुकदमे दाखिल किए थे। मोदी जी हर महीने कोई ना कोई मुकदमा लड़ते थे, इतने मुकदमे दाखिल किए थे, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। एक दिन भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उनको कोर्ट से रिलीफ मिलती चली गई, जबकि केंद्र की सरकार लगातार उनके पीछे पड़ी थी, सारी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हुई थी। अगर वाकई में जो आप कह रहे हो एजेंसियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं आप वो प्रेसिडेंट तय सेट करते जो मोदी जी ने सेट किया था कि आप पकड़ कर दिखाओ, आपकी एजेंसियों का इस्तेमाल करके दिखाओ, मैं सत्य के मार्ग पर हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो मेरी गिरफ्तारी भी करके दिखाओ, क्योंकि न्यायालय से मुझे न्याय मिलकर रहेगा। भारतीय न्यायालय पर मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको यह बिल्कुल तय मालूम है कि मनीष सिसोदिया अब बच नहीं सकते और सत्येंद्र जैन को जेल जाना तय है। आज तक केजरीवाल जी की पार्टी के उनके जो विधायक रहे, उनके जो मंत्री रहे, ऐसे 20 लोग जेल में हैं।
पिछले 6-7 साल में, 8 साल में। आप सोच सकते हो कि कितना चार्ज, और जेल में है तो न्यायालय से आपको रिलीफ भी नहीं मिल रहा है, परमानेंट जेल में है, कुछ बलात्कार के केस में जेल में है, तो कुछ फर्जी डिग्री के केस में जेल में है, तो कुछ और तमाम तरह के मामलों में जेल में है। केजरीवाल जी कितनी जांच करते हैं? आपकी जांच एजेंसी कैसी है? आप कैसे जांच करता है जो आप जांच नहीं कर पाते और एजेंसियां अंदर भेज देती हैं, जमानत तक नहीं मिल रही और उनको सजाएं भी हो रही हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती, इसलिए अब मनीष सिसोदिया का भी जेल जाना तय है और केजरीवाल का जेल जाने का रास्ता यहीं से प्रशस्त होता है। इनमें से कोई भी टूटा, अगर केजरीवाल ऐसा नहीं कहेंगे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो सत्येंद्र जैन अगर कुछ बोल दिए, तो मनीष सिसोदिया कुछ बोल दिए, तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे। इसलिए केजरीवाल अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं कि कम से कम हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसा हम शो कर रहे हैं। भले ही जो होना है वो होगा, लेकिन तुम मुंह ना खोलना भाई, क्योंकि तुमको तो जेल जाना तय है। मैंने सारे कागज चेक कर लिए हैं, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, इसलिए मैं अब बचाने में सक्षम नहीं हूं। जो आखिरी दांव पब्लिक का खेल सकते हैं, वो केजरीवाल जी खेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।